क्यों दिल्ली नहीं जाना चाहते हैं आईएएस? क्यों नियमों के जोर से हाँकने की हो रही तैयारी है? नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार वो हमेशा अपने सोशल मीडिया पर पाठकों के लिए कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। उन्होंने हाल ही में एक फेसबुक पोस्ट लिखी है। बेहद ही चौंका देने वाली खबर उन्होंने बताई है। आप सभी दर्शकों को इस पोस्ट को जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं रवीश कुमार। रवीश कुमार जी लिखते हैं, हिंदू अखबार की इस खबर की सच्चाई को हर आईएएस जानता है। वह बोल नहीं सकता, लेकिन उसे पता है कि दिल्ली में कितना कुछ बदल गया है। वहाँ उसकी जरूरत केवल झूठ बोलने और दस्तखत करने की रह गई है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या कारण हो सकता है कि राज्यों से आईएएस केंद्र में नहीं जाना चाहते हैं? केंद्र के प्रति यह अविश्वास बता रहा है कि आईएएस में संवैधानिक चेतना बची हुई है। वे नहीं चाहते कि उनका इस्तेमाल इस व्यवस्था को ध्वस्त करने में किया जाए, इसीलिए वे दिल्ली नहीं जाना चाहते हैं। दिल्ली में आईएएस की कमी होने लगी है। हिंदू की विजेता सिंह की यह खबर आम जनता के बीच आईएएस की चुप्पी को पहुंचा रही है कि अब तो देख लो, ये तुम्हारा देश संविधान से चलने वाला देश कितना रह गया है। आगे रवीश कुमार जी लिखते हैं, आज ही हिंदू अखबार में संपादकीय लेख छपा है। इस लेख को 2 सेवानिवृत्त आईएएस अफसरों ने लिखा है। तमिलनाडु के अशोक वर्धन शेट्टी और महाराष्ट्र के वी रमानी ने अपने लेख में बताया है कि केंद्र सरकार को आईएएस काडर के नियमों में बदलाव से बचना चाहिए। मोदी सरकार का यह फैसला सरदार पटेल की बनाई हुई व्यवस्था की बुनियाद पर हमला करती है। अभी तक की व्यवस्था यह थी कि दिल्ली के लिए आईएएस की तैनाती के लिए राज्यों के अफसर अपनी इच्छा जाहिर करते थे। इच्छा जाहिर करने के बाद राज्य अपने अफसरों की सूची बनाता था और फिर उसमें से केंद्र के लिए आईएएस का चयन होता था। लेकिन अब नियमों में बदलाव के बाद आईएएस की मर्जी समाप्त हो जाएगी। राज्यों को अमुक संख्या की सूची देनी ही होगी। तैनाती को लेकर अंतिम फैसला केंद्र के पास होगा। क्या ताकत आईएएस आईपीएस लॉबी इस तबाही को रोक पाएगी? क्या सत्ता के अंधेरे गलियारों में इस लॉबी के कुछ लोग इस सेवा को कुचल देने के अपने प्लान में सफल हो जाएंगे? जो दिल्ली नहीं जाना चाहता तो लाने के लिए हाँकने की तैयारी करनी पड़ रही है, तब भी जब कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है। ऐसा लगता है कि उन राज्यों के आईएएस भी दिल्ली का खेल जान गए हैं। अब इस लेख के सामने हिंदू अखबार की इस खबर को देखिए कि डेपुटेशन पर केंद्र में जाने वाले आईएएस अफसरों की संख्या में कमी आई है। 2014 में जहां राज्यों की तरफ से 603 अफसरों की सूची होती थी, वो 2020 में बढ़कर 11 से 30 हो गई है। इसके बाद भी केंद्र में डेपुटेशन पर तैनात अफसरों की संख्या 309 से घटकर 223 हो गई है। ऐसा क्यों है? अफसर किस वजह से नहीं जा रहे हैं? आगे रवीश कुमार जी लिखते हैं, दिल्ली हर अफसर आना चाहता है। उसका कारण यह होता है कि वह अपने पेशेवर जीवन में नीतियों के निर्माण की प्रक्रिया में भूमिका निभाना चाहता है। जिला स्तर पर वह नीतियों को लागू करता है। उस स्तर पर नीतियों की जो समझ बनती है, उसके अनुभव के आधार पर वह दिल्ली में बैठकर नीतियों को बनाना चाहता है। राष्ट्रीय सेवा में भी योगदान करना चाहता है। लेकिन अगर आईएएस जाने से बच रहे हैं और उन्हें लाने के लिए एक सरकार को नियमों में बदलाव करना पड़ रहा है, तब फिर साफ है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की बारी आ गई है। बल्कि इसकी बारी आ चुकी थी, लेकिन पब्लिक में बात करने का जरिया नहीं मिल रहा था। केंद्र सरकार कार्मिक नियमों में बदलाव करने जा रही है, जिसके तहत वो जिस अफसर को चाहे केंद्र में बुला सकती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा की कुछ खूबियां है। यह सेवा हाड़-तोड़ मेहनत के बाद लाखों प्रतियोगियों के बीच स्पर्धा के बाद हासिल होती है। समाज में आईएएस बनने वालों की सफलता को इस लिहाज से अलग से आंका जाता है। इसके अलावा एक और बात होती है, आईएएस जनता के बीच संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्वायत्तता का प्रतिनिधि होता है। लोग उससे उम्मीद करते हैं कि यह किसी का गुलाम नहीं है। इसकी प्रतिज्ञा संविधान के प्रति है। भले ही कई अफसर अपनी मर्जी से नेताओं की जूती साफ करते हैं और उनका पीकदान उठाने में गर्व महसूस करते हैं, लेकिन ज्यादातर अफसर अपनी करियर को इससे बचाकर रखना चाहते हैं। वे व्यवस्था का अंग बने रहते हुए अपनी स्वायत्तता को बचाना चाहते हैं, जिससे वे संविधान के प्रति अपनी प्रतिज्ञा निभा सके। अब लगता है कि उस स्वायत्तता संभावना को इस सेवा से खत्म कर दिया जा रहा है। पिछले साल मोदी सरकार ने कार्मिक नियमों में एक बदलाव किया। इसके जरिए खुफिया रक्षा विभागों से रिटायर हुए अफसर अब अपने संगठन की इजाजत के बिना नहीं लिख सकेंगे। विभाग के अनुभवों को लेकर जो लिखेंगे उससे छापने से पहले विभाग की मंजूरी जरूरी होगी, अन्यथा उनकी पेंशन रोक ली जाएगी। किसी की पेंशन पर रोक लगाना ही नैतिक रूप से अलग है, मगर सरकार ने शर्त रख दी है। खुफिया संस्थानों और रक्षा संस्थानों से रिटायर हुए अफसर अपने अनुभवों को लेकर काफी कुछ लिखते हैं, जिससे आम पब्लिक से लेकर इन विषयों पर जानकारी को देखने का नजरिया मिलता है।
ऐसे विभागों में काम कैसे होता है या फिर किसी खास घटना को लेकर अंदरूनी खबर क्या थी। मोदी सरकार ने रोक लगा दी है, इससे किसे फायदा हुआ। रक्षा के नाम पर कुछ भी कदम उठाने के लिए आतुर सरकार से पूछना चाहिए कि क्या वह अपने किसी फैसले को पब्लिक में आने की हर संभावना को रोकने में लगी है। पहले ऐसे कई किताबें आई है, खूब चर्चा हुई है, उससे क्या देश की सुरक्षा ध्वस्त हो गई है? नहीं हुई है। साफ है, सरकार सेवा में अफसरों को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाहती है। वह नहीं चाहती कि जनता कभी ये जान पाए कि अमुक सरकार के दौर में क्या हुआ था। आप एक और बदलाव गौर कर सकते हैं। आमतौर पर चुनाव आयोग से सेवानिवृत्त होने वाले मुख्य आयुक्त और आयुक्त चुनाव के समय मीडिया में काफी लिखते बोलते हैं। मौजूदा आयोग के फैसले की समीक्षा के लिए सेवानिवृत्त आयोग उपलब्ध रहते हैं और उनके विचारों में अंतर से फैसले के सही गलत के दोनों छोर को देखने और समझने में मदद मिलती है। लेकिन क्या मोदी सरकार के आने के बाद इस पद से रिटायर हुए आयुक्तों को आप पब्लिक में लिखते बोलते देखते हैं? मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि कोई ऐसा नहीं करता। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तब तो यह बात सामान्य नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं कि सेवानिवृत्त होने के बाद आयुक्त सार्वजनिक जीवन से दूर रहना चाहते हैं। क्या ऐसा सभी के साथ हो रहा है? यह सवाल इसलिए भी उठाया कि चुनावी विषयों में केवल SY कुरैशी ही लिखते बोलते नजर आते हैं। मुमकिन है उन्हें ज्यादा प्रमुखता मिलती हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बाकियों को नहीं मिलेगी। खैर, इस बात पर तथ्यात्मक निगाह जरूरी है। क्या चुनाव आयुक्त के पद से रिटायर होने के बाद ये अधिकारी नेपथ्य में भेजे जा रहे हैं? क्या इस वजह से पत्रकारों के बीच पूर्व चुनाव आयुक्त के तौर पर मौजूद रहने से इनके पिछले फैसलों पर भी सवाल हो जाएगा? नौकरशाही की व्यवस्था काफी कुछ बदल गई है, इसके लिए नौकरशाही ही जिम्मेदार है। लेकिन इतना कहकर आप अपने दायित्वों से छुटकारा नहीं पा सकते। आगे रवीश कुमार जी लिखते हैं, मेरे लिखने में कुछ कमी हो सकती है, लेकिन बुनियादी तौर पर मैं इन दोनों खबरों को इस तौर पर देख रहा हूँ कि सत्ता के गलियारों में सेवक को गुलाम बनाने का खेल चल रहा है। ऐसा गुलाम जो सेवा और सेवा के बाद जुबान न खोले। अगर आपको लगता है कि इस व्यवस्था से आपको फायदा है तो आप अपनी मूर्खता पर 2 किलो जलेबी खा सकते हैं। बाकी आप दोनों क्लिपिंग को भी पढ़े, इसमें और भी जानकारियां है। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दोनों न्यूज़पेपर की लिंक डाल दी है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।